Yes. So SA 530 audit sampling, we are on this discussion. Obviously काफ़ी कुछ याद नहीं होगा. Alright. तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फ्रेश कंसेप्ट से डिस्कशन चालू करता हूँ. वैसे मैंने एंड वहाँ पे किया था जहाँ पे कंटिन्यूटी इशू ना आए. Alright. आपने SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग में फर्स्ट मीनिंग लिखा है. ओके. देन सेकेंड आपने क्या लिखा है? पॉपुलेशन का मतलब लिखा है. यस. थर्ड आपने क्या लिखा है? सैम्पलिंग रिस्क का कंसेप्ट लिखा है पूरा. ठीक है. एंड फोर्थ सैंपल सिलेक्शन मेथड्स. ऑलराइट. ये सैंपल सिलेक्शन मेथड्स में रैंडम सैम्पलिंग दैट यू हैव रिटन. यस. देन बी, बस यहाँ पे खत्म हुआ था. राइट. ओके. हाँ, सिंपल रैंडम एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम. ठीक है, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी सुनो. लेट अस से दैट मेरे पास पॉपुलेशन 1000 ट्रांजैक्शंस का है. मेरे पास पॉपुलेशन 1000 ट्रांजैक्शंस का है और मुझे सैंपल साइज चाहिए 20 यूनिट्स का. मतलब मुझे 20 ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने हैं इसमें से. तो मेरे पास एक टेक्निक ये भी है कि 1000 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू एवरी 50th यूनिट. यानी मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास अगर 1000 ट्रांजैक्शंस है तो उसमें मैं बोलूंगा एवरी 50th यूनिट. ऑलराइट. तो जैसे कि 50th, 100th, 150th एंड सो ऑन. ओके. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस कैन बी प्रेडिक्टेबल. अगर मैनेजमेंट को पता चल गया कि ये 1000 डिवाइड बाय 20 करने वाला है तो फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया. ऑलराइट. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एवरी थर्ड स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो आप अंदर थोड़ा सीनियर सिटीजन जैसा होगा. ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ कि एवरी थर्ड स्टूडेंट को मैं पिकअप करने वाला हूँ, देन इन दैट केस आप तो अपने आप थर्ड स्टूडेंट अरेंज कर लोगे ना. करें. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टू रेड्यूस the predictability, we will select any unit from the first 50. तो फर्स्ट 50 में से आई विल सिलेक्ट एनी यूनिट. कोई भी बोलो, कोई भी नंबर बोलो. नंबर बोल फर्स्ट 50 में से. 45 से 45th. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग 50, 100 एंड स्टफ, पर सीए स्टूडेंट है, नंबर 40 के ऊपर बोला. इंस्टेड ऑफ गोइंग 50, 100 एंड स्टफ, 40 के नीचे नंबर भी नहीं बोलना है. 40 के नीचे आए तो फिर रैंक किया है. Look at this. So 45th, then 95th, 145th ऐसे. अब ये नंबर कौन सा बोलने वाला है वो थोड़ी हमको पता है. ऑलराइट. और वो भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल करना रहेगा. तो पहला नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग में. ऑलराइट. ये कंप्यूटर से सिलेक्ट करवाया. उसके बाद देयर आफ्टर एवरी 50th यूनिट, देयर आफ्टर एवरी 50th यूनिट. ओके. अब सुनो, ये 1000 क्या हो गया अपना पॉपुलेशन, 20 क्या हो गया अपना सैंपल साइज. इसको हम लोग बोलेंगे सैंपलिंग इंटरवल. ये तो मेरा इतने का मैं गैप रख रहा हूं और फिर सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपलिंग इंटरवल. ऑलराइट. और ऐसे सैंपलिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक और इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग. We call it as systematic or interval based sampling. Am I clear with this? Yes. All right. Write down this everyone. तो आज सब नया नया पढ़ते हैं, फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, पहले जो पढ़ा था वो सब रिवाइज कर देता हूँ कि वो इशू ना आए कुछ.
सिस्टमैटिक और इंटरवल बेस्ड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन 1000 ट्रांजैक्शंस का, सैंपल साइज 20 यूनिट्स का, population divided by sample size, every 50th unit, that will be your sampling interval. That will be your sampling interval. So 50th, 100th, 150th, पर इसमें रिस्क क्या है? दैट दिस कैन बी प्रेडिक्टेबल। दिस कैन बी प्रेडिक्टेबल। Okay. To reduce the predictability, we will select any unit from the first 50. We will select any unit from the first 50. Say 45th, 95th, 145th. $50 यूनिट्स का गैप, $50 यूनिट्स का गैप। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर, इसका जरा इंग्लिश पढ़ते हैं इधर से। रैंडम सैम्पलिंग का तो नोट्स ऐसा लिख दो, इंटरवल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये भी नोट्स में आ गया, पर इसका जरा थियरी पढ़ लेते हैं। सिस्टमैटिक सिलेक्शन इज अ सिलेक्शन मेथड इन विच नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितने सैम्पलिंग यूनिट्स थे? 1000। वेरी गुड, 1000 सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? इंडिविजुअल यूनिट दैट विल मेक अप द पॉपुलेशन is divided by sample size. What is the sample size? 20 to give a sampling interval, for example 50. Having determined a starting point within first 50, हमने starting point क्या लिया? 45th. Each 50th unit thereafter is selected. When using systematic selection, auditor would need to determine that sampling units within the population are not structured in such a way. हाँ, ये क्या लिखा है? Sampling units in the population are not structured in such a way that sampling interval corresponds with a particular pattern. सुनो ना, 45th आया purchase from X, 95th आया purchase from X, 145th आया purchase from X, 195th आया purchase from X। इतना बार आ गया परचेस फ्रॉम एक्स, परचेस फ्रॉम एक्स, परचेस फ्रॉम एक्स, कि आपको एक्स की याद आने लगी। क्या इतना क्या है? परचेस फ्रॉम एक्स, मतलब बार बार एक ही यूनिट आ रहा है। ऑलराइट, तो क्या हो गया? प्रेडिक्टेबल थोड़ा हो गया। क्या हो गया? एंड कैन आई से यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ आइटम्स? यस और नो सर? यस। तो ये वो लोग बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड in such a way that sampling interval corresponds with a particular pattern। फिर वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल नीचे लिखा है। पैटर्न का मतलब है that auditor should not end up selecting the same unit। Auditor should not end up selecting the same unit। For example, if in a population of branch sales, particular branch sales occur only as every
100th item and sampling interval selected is 100. The result would be that either auditor would have selected all or none of the sales. या तो आप एक ही आइटम बार बार सिलेक्ट कर दोगे या तो पूरा आइटम आप मिस आउट कर दोगे. ऑलराइट, दैट इज द प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ये सैम्पलिंग वाले ऐसे में क्या है ना, ऐसा एक एक लाइन क्यों पढ़ाना पड़ता है. ऐसा नहीं कि सारे लाइंस बाय हार्ट करने हैं. बाय हार्ट तो जितना मैं नोट्स में कर रहा हूँ उतना दो करो आप. लेकिन वो वाले एमसीक्यू आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो उस वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को लाइंस पता होने चाहिए. तो ये मत सोचना कि सब कुछ बाय हार्ट करना है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग ये है. ओके, नेक्स्ट मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. एवरीवन ओवर हियर. मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. ओके, अभी तो देखो डेटर्स ए बी एंड सी एंड डी. इधर देखो, लेट अस से दैट, ठीक है, इनका ट्रांजैक्टेड अमाउंट है, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने अमाउंट के हुए हैं. तो टोटल इसके 20,000 रुपीज़ के हुए हैं, इसके 30,000 रुपीज़ के हुए हैं, इसके 15,000 रुपीज़ के हुए हैं और इसके 35,000 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं. टोटल 1 लाख रुपीज़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं. तो MUS का मेथड क्या है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग का? सब कुछ पैसों के एंगल से देखा जाता है. मॉनिटरी यूनिट, एवरी यूनिट इज ट्रीटेड फ्रॉम मॉनिटरी एंगल. ऑलराइट, लार्जर अमाउंट्स जो है उनका ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन. आई रिपीट, लार्जर अमाउंट्स जो है उनका ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन. तो सिलेक्शन का जो पूरा चांस है, जो पूरा परसेंटेज है, विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट्स. तो समझो अगर मुझे 100 यूनिट्स का सैंपल निकालना है, ऑलराइट, तो 20 यूनिट्स का इसमें से निकलेगा, 30 यूनिट्स का इसमें से निकलेगा. अब 1.5 ऐसा तो नहीं निकलेगा, सो फिर 15 यूनिट्स का इसमें से निकलेगा एंड 35 यूनिट्स का इसमें से निकलेगा. करेक्ट. सो इस तरीके से सैंपल निकलेगा. सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा का पूरा सिलेक्शन का परसेंटेज जो है, ऑलराइट, विल सब 100 के मल्टीपल में लिया है ताकि सब इजी कैलकुलेशन रहे. तो पूरा का पूरा सिलेक्शन का जो परसेंटेज है विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट. इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. योर वैल्यू इज योर वेटेज. योर वैल्यू इज योर वेटेज. जितना बड़ा अमाउंट उतना ही ज्यादा सिलेक्शन का चांस. मैं इसको कलयुग सैंपलिंग भी बोलता हूँ. कलयुग सैंपलिंग. कलयुग में क्या सबका ध्यान फिगर पे ही है, या तो बैंक के फिगर पे या तो बॉडी के फिगर पे, पर सबका ध्यान फिगर पे है. तो कलयुग सैंपलिंग है ये. सो लार्जर अमाउंट विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन. लार्जर अमाउंट विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन. ऑलराइट. Yes, sir. Write down, please. एंट्री ऐसे हमारा, मेरे को लगा रेड वेड पड़ रहे थे. हमको टेंशन नहीं, हम कैश तो लेते नहीं है. ओके, डेटर्स, ट्रांजैक्टेड अमाउंट, सिलेक्शन चांस, 'Debtors A, B, C, D, transacted amount 20,000, 30,000, 15,000, 35,000. Selection chance will completely depend upon the amount. That is why it is called as value weighted selection. %, 30%, 15%, 35%.
larger amount, greater chance of selection. Yes please, yes please. ओके ये मैंने इतना मीनिंग के साथ समझाया, पर मॉड्यूल में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा दिया है, 2 लाइन का ही है खाली. इट इज अ टाइप ऑफ, क्या लिखा है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, जहां पे एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम मॉनिटरी अमाउंट्स, सैंपल साइज, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग रिजल्ट्स इन अ कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट्स. Everything is dependent upon monetary amounts. Larger amounts will have a greater chance of selection. That is monetary unit sampling. Okay. Now everyone over here. इधर देखो तो. Let us say कि ये पूरा का पूरा सेल्स बुक है. ओके, सेल्स बुक है. इसमें समझो मैंने सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट 100 यूनिट्स, मतलब ये पूरा मैंने मेरे सैंपल में ले लिया. जैसे काफी बार प्रोफेसर भी बोलते हैं ना, फर्स्ट 2 बेंचेस, ऐसा तो पूरा का पूरा होलसेल में उठा लिया ऐसा. ऐसा यू फर्स्ट स्टूडेंट नहीं, मैं बोला फर्स्ट 2 बेंचेस, फोर्थ स्टूडेंट ऐसा नहीं, मैं बोला फर्स्ट 2 बेंचेस. और ऐसे इसको ऐसा पूरा सीक्वेंस में उठा लिया. कैसे उठा लिया? पूरा सीक्वेंस में, सीरीज में उठा लिया. इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक सैंपलिंग. सर वाई ब्लॉक सैंपलिंग? बिकॉज ये देखो ना, ये मैंने पूरा का पूरा ब्लॉक उठा लिया है. ऐसा नहीं कि कोई एक आइटम उठाया, पूरा का पूरा ब्लॉक उठा लिया है. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं लास्ट 100 यूनिट्स, ये भी पूरा का पूरा मैंने क्या उठा लिया? ब्लॉक उठाया. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक सैंपलिंग. ऑलराइट. अब मैं ना जब ये ब्लॉक सैंपलिंग पढ़ाता हूं ना, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ऐसा और हर बैच में होता है कि जब मैं ब्लॉक सैंपलिंग पढ़ाता हूं ना, तो लोग ब्लॉक सैंपलिंग एंड सिस्टमैटिक या इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. और सिस्टमैटिक या इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग में क्या लिखा है? एवरी 50th यूनिट. पर वो तो भाई पहले 49 छोड़ रहा हूं, फिर 50th सिलेक्ट कर रहा हूं. अगर मैं बोलता ना फर्स्ट 50 यूनिट्स, तो ब्लॉक हो जाता है. ऑलराइट, तो क्लियर डिफरेंस है. ओके, सो एवरीवन ओवर हियर राइट डाउन प्लीज ब्लॉक सैंपलिंग. पूरा का पूरा सेल्स बुक है. ब्लॉक ब्लॉक फर्स्ट 100, लास्ट 100. अच्छा, आप कोई ऐसे जैम पैक क्लास में बैठे हो, कॉलेज वॉलेज कहीं पे भी, तो लास्ट 2 बेंचेस जो होते हैं सब एक जैसे टाइप के लोग होते हैं, और फर्स्ट 2 बेंचेस में एक जैसे टाइप के लोग होते हैं. हाँ नहीं, ऐसा स्कॉलर दोनों जगह पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन आप देखो कि फर्स्ट 2 बेंचेस वाले थोड़े से प्रॉपर होंगे और वो स्टेशनरी वेशनरी सब रहेगा उनके पास, और लास्ट 2 बेंचेस वाले का कुछ अलग ही चलता रहेगा, जहाँ से स्टेशनरी मिला उनका स्टेशनरी. ऑलराइट, तो अपने को पता है, अब वी नो इट वेरी क्लियरली कि सीक्वेंस में जो आइटम्स होते हैं दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर. ऑलराइट, अब मैं आपको इसको ऑडिट के अकाउंट्स के लॉजिक के साथ समझाता हूँ. अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे ना, तो एक बिल्स का एक पर्टिकुलर वो उठाता है कि भाई चलो अभी ना अपने एम्प्लॉयज़ का सबका सैलरी का एंट्री कर देते हैं, या समझो अपने जो एम्प्लॉयज़ का सबका एक साथ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का फाइल उठाते हैं. राइट, तो ऐसे वो लोग या एक पर्टिकुलर सप्लायर का फाइल उठाते हैं, उसका एंट्रीज पास करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, एक फाइल उठाते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, दूसरा फाइल उठाते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, तीसरा फाइल उठाते हैं, एंट्रीज पास करते हैं. ऐसा तो एंट्रीज पास नहीं करते, एक एंट्री इधर से, एक एंट्री ये फाइल से, एक एंट्री ये फाइल से, ऐसे नहीं करते. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि जो सीक्वेंस में आइटम्स होती है ना, वो नॉर्मली सिमिलर हो जाती है. ऑलराइट, तो ये एक प्रॉब्लम है ब्लॉक सैंपलिंग का. राइट, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ओवर हियर इज that sequential items are similar. That means first 100 will have similar items,
last 100 will have similar items. First 100 will be similar to each other, last 100 will be similar to each other. Sequential items are similar. इसलिए ब्लॉक सैंपलिंग जो है वो एक सपोर्टिंग टेक्निक के लिए ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा का पूरा सेल्स जो ब्लॉक सैंपलिंग से वेरीफाई कर लिया. इट कैन एक्ट एज अ सपोर्टिंग टेक्निक, इट कैनॉट एक्ट एज अ सोल टेक्निक. सो ब्लॉक सैंपलिंग cannot be used as a sole technique. Block sampling cannot be used as a sole technique. To verify the entire population. Block sampling cannot be used as a sole technique to verify the entire population. अब देखो तो ये कुछ समझ में आ रहा है, इसका इंग्लिश देखो तो. ब्लॉक सैम्पलिंग, दिस इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ, इधर देखो तो, कंटिन्यूस आइटम्स, ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन. पकड़ो पकड़ो वो लाइन को पकड़ो. ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन. फिर वो लोग खुद ही बोल रहे हैं block selection cannot ordinarily be used in audit sampling because most populations are structured such that सिर्फ block sampling पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? Because most populations are structured such that items in a sequence can be expected to have similar characteristics to each other, but different characteristics from items elsewhere in the population. So items in a sequence normally have similar characteristics. Okay. Although नहीं समझा तो बोलना भाई नहीं समझा है. Although in some circumstances it may be an appropriate procedure. मैं बताता हूं आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ में ब्लॉक सैंपलिंग कहां पे काम आता है. कोई भी कंपनी होती है ना, उसका सेल्स का लास्ट 100 यूनिट्स देखना चाहिए और एक्सपेंस का भी देखना चाहिए. सपोज अगर कोई कंपनी को अपना वैल्यूएशन बढ़ाना है ना, तो क्या करेगा, लास्ट 100 में फेक ट्रांजेक्शन्स डाल देगा. एक्सपेंसिस अगर समझो टैक्स चोरी करना है और एक्सपेंसेस इंक्रीज करने हैं, ऑलराइट, तो लास्ट 100 में फेक एक्सपेंसेस डाल देगा. फिर क्या करते हैं पता है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे देखने मिलेगा आपको, ये लास्ट 100 में फेक एंट्रीज मारते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर उसको रिवर्स कर देते हैं. ऑलराइट, तो ये देखने मिलेगा आपको ये चीज. तो इसलिए हम लोग लास्ट 100 फर्स्ट 100, लास्ट 100 फर्स्ट 100 इसका वेरिफिकेशन करते रहते हैं. सो ऑल्दो इन सम सर्कमस्टेंसेस इट मे बी एन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर टू एग्जामिन अ ब्लॉक ऑफ आइटम्स. It would rarely be an appropriate technique when auditor intends to draw valid inference about the entire population. देखो क्या बोला है, it would rarely be an appropriate technique when auditor intends to draw valid inference. Inference मतलब conclusion. पूरे population के conclusion के लिए काम में नहीं आता है. पूरे population को सिर्फ ब्लॉक सैंपलिंग से वेरीफाई नहीं कर सकते. It can be a supporting technique, it cannot be a solo technique. All right. ये फोर्थ पॉइंट जरा बाद में समझाता हूं. एग्जाम्पल, टेक फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस. या तो ऐसा भी कर सकते हैं, समझो ऐसे फर्स्ट 100 लास्ट 100 किया ना, एक और ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूं मैं, मिड 100, ऐसा भी है. ये पूरा का पूरा मैंने सैंपल में ले लिया. समथिंग लाइक दिस करना, पर नॉर्मली मिड 100 वाला कोई नहीं करता है प्रैक्टिकल लाइफ में. आपको नॉर्मली क्या देखने मिलेगा, फर्स्ट 100 एंड लास्ट 100. ओके, वंस ये देखो इंग्लिश समझते हैं. वंस द फर्स्ट आइटम इन द ब्लॉक इज सिलेक्टेड, द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक फॉलोज. मतलब अगर मैंने फर्स्ट 200 बोला है तो फर्स्ट सिलेक्ट किया तो बाकी का 99 भी सिलेक्ट हो ही गया, ऐसा. ओके, इज एवरीवन क्लियर विद दिस ब्लॉक सैंपलिंग? यस, ऑलराइट. नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हैपहज़ार्ड सैंपलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैपहज़ार्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैपहज़ार्ड? देयर इज नो मीनिंग, नो फॉर्मूला, नो जजमेंट, नो मेथड. मुंबई हिंदी में अंधाधुन. ऑलराइट, एब्सोल्युटली नो मीनिंग टू दिस. मतलब मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ. जैसे हम लोग ने ऊपर की टेक्निक्स यूज करके सैंपल सिलेक्ट किया, फिर क्या करते हैं, फिर पूरा एक्सेल का फाइल देखते हैं. ऑलराइट, उसमें फिर हम लोग कुछ सोचते नहीं है, ऐसे कोई भी यूनिट कहीं से भी उठा लेते हैं, ऐसे कहीं पे भी 10-12 रो में कलर कर देते कि ये इस पे कलर कर देते, इस पे कलर कर देते, दो लाइन छोड़ के इस पे कलर करते, 4 लाइन छोड़ के इसको कलर कर देते. वी डोंट थिंक. ऑलराइट, ताकि हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमसे सिलेक्ट करवा रहे हैं. हम कुछ दिमाग ही नहीं लगाते. नो जजमेंट, नो मेथड, नो फॉर्मूला, नो स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली नथिंग. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस. सो दैट इज कॉल्ड एज हैपहज़ार्ड सैंपलिंग. ओके, हैपहज़ार्ड सैंपलिंग. There is no structure to the selection. There is no statistical formula. There is no judgment involved. इसलिए उसको हैपहज़ार्ड बोलते हैं. हैपहज़ार्ड का मतलब ही है एड हॉक, अंधाधुन. समझो यहां से कोई एक बंदा अभी उठा और रैंडमली ऐसे कहीं पे भी किसी को भी झापट मारने लगा, वो हैपहज़ार्ड हो गया. सोच के नहीं, ऐसे, हाँ ऐसा देखो. ओके, देयर इज नो स्ट्रक्चर टू द सिलेक्शन, नो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, नो जजमेंट इनवॉल्व्ड. ओके, वेरी गुड. मैं यही चाहता हूं कि कोई बच्चा ये डाउट पूछे कि सर रैंडम सैंपलिंग और हैपहज़ार्ड में क्या फर्क है. ऑलराइट मैडम, समझो मैं हैपहज़ार्ड तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं कुछ भी सोच ही ना हो ऐसा. करेक्ट. तो अभी क्या है ना, वो जो टोपी के पीछे वो लड़की बैठी है ना, वो अभी मुझे दिखी. करेक्ट. समझो मुझे दिख ही नहीं रही है, तो वो तो मेरे सैंपल में आएगी नहीं. करेक्ट. वेरेस रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, मैं सबका नाम चिट में लिखता हूं, बॉक्स में डालता हूं और सिलेक्ट करता हूं. तो चाहे यहां पे हो, वहां पे हो, यहां पे सबकी इक्वली फटेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन विल हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. हैपहज़ार्ड इज ऑलमोस्ट रैंडम बट नॉट टेक्निकली रैंडम. अरे बिकॉज उसमें हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे. ऑलराइट, हाँ, हैपहज़ार्ड सैंपलिंग इज we can say it in normal English that is done randomly, but when you say random sampling, that every unit should have an equal chance of selection. Haphazard में technically every unit does not have an equal chance of selection. Am I clear with this? Yes. Okay. Haphazard में काफी बार ऑडिटर क्या करता है, कुछ ऑडिटर ऐसे होते हैं जो पहली एंट्री उठा लेते हैं, कुछ ऑडिटर ऐसे होते हैं कि लास्ट की एंट्री उठा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बायसनेस आ ही जाता है. ओके, सो एवरीवन ओवर हियर. Haphazard sampling. Haphazard selection in which auditor selects the sample without following a structured technique. Auditor would nonetheless try to avoid any kind of conscious bias or predictability. Haphazard में भी आपको बोला गया है try to avoid predictability. Alright, फिर देखो, attempt to ensure that all items have a chance of selection. We can attempt to ensure, but we can never 100% ensure that every item has a chance of selection. Alright, can you play cricket with a football? No. तो ये तो लास्ट लाइन ऐसे ही खाली दे दी है. Haphazard selection is not appropriate when using statistical sense. अब आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा रहे हो तो हैपहज़ार्ड है ही नहीं ना. जजमेंट भी लगा रहे हो ना, जजमेंट, वो भी हैपहज़ार्ड नहीं है. ऑलराइट, वो भी हैपहज़ार्ड नहीं है. ओके, एवरीवन ओवर हियर नाउ लिसन टू मी. अब कोई बेवड़ा बोलेगा मुझे कि सर हैपहज़ार्ड सैंपलिंग का आपने एग्जांपल क्यों नहीं दिया? अरे हैपहज़ार्ड का एग्जांपल ही कैसे, वो हैपहज़ार्ड इज हैपहज़ार्ड, जो मन में आए करो. ऑलराइट, ओके, मन की भी मत सुनो. ओके, सो एवरीवन ओवर हियर. अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसी है जिसमें प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है. पता है, जब आप छोटे थे, जब मैथ्स वैथ्स का कोई स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट था, ऑलराइट, जो आपको बहुत पसंद था,
उसमें प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आता था। ऑलराइट, टेल मी, क्या रैंडम सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है? एग्जांपल देखो, एग्जांपल, नोट्स देखो, नोट्स। या श्रेयस, डोंट वरी। क्या रैंडम सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है? यस और नो सर? जब मैं बोलता हूं एवरी यूनिट शुड हैव एन इक्वल चांस, बोला मतलब आई एम यूजिंग द प्रोबेबिलिटी थियरी। ऑलराइट, ओके। तो रैंडम सैंपलिंग को हम बोलेंगे, खाली ऐसा लिख दो एस, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, बाद में लिखा तो जहां पे भी प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है मतलब वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। सिस्टमैटिक या इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग, क्या इसमें प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है? भाई तुमने कितना ऑप्शन में छोड़ा था रे मैथ्स और स्टैट ये हो ही रहा है ना। मैं जब बोलता हूं एवरी 50th यूनिट, मतलब फर्स्ट टू 1 to 49 डू नॉट हैव अ चांस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज तो हो ही रहा है ना। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, एस फॉर स्टैटिस्टिक। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, क्या इसमें प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है? यस बेवड़े, ये क्या बोल रहा है सुन, वैल्यू के हिसाब से सिलेक्शन का चांस है, तो वैल्यू वेटेड और परसेंटेज जिधर आ गया। वही सोचो, हमारे सीए फाउंडेशन के मैथ्स के फास्ट ट्रैक इतने क्यों बिकते हैं? ओके, टेल मी, ब्लॉक सैंपलिंग, इसमें भी प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो ही रहा है? यस और नो सर? कितना मैथ्स ऑप्शन में छोड़ा था वेस्ट स्टैट्स वगैरह, नहीं हो रहा है इसमें यूज प्रोबेबिलिटी थियरी का, नहीं हो रहा है। वेरी गुड, यस। इसमें खाली मुझे लगा कोई फिगर देख के बोलेगा 100 एंड अबाउट हो रहा है। इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी थियरी? ओके, एनएस, नॉन स्टैटिस्टिकल। जिसने ये सब ऑप्शन में ही छोड़ा था फाउंडेशन में, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको बायट कर लेना। ओके, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग, इससे प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज हो रहा है? नहीं। ऑलराइट, बट क्या ऐसे इसमें जजमेंट का यूज हो रहा है? ओके, हैप्पैजार्ड को हम कोई कैटेगरी में डालते ही नहीं, ना स्टैटिस्टिकल ना नॉन, बिकॉज इट इज हैप्पैजार्ड। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, S for statistical, NS for non-statistical. ओके, अब सुनो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यानी ऑब्वियसली देयर बी सम यूज ऑफ probability theory. Non-statistical sampling, ऑलराइट, नॉन स्टैटिस्टिकल का डेफिनेशन कितना मस्त दिया पता है? ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में बोला है, हाँ हाँ, ये देखो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज एन अप्रोच टू सैंपलिंग दैट इज रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी। ऑलराइट, सैंपलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज नॉन स्टैटिस्टिकल। तो जो स्टैटिस्टिकल नहीं है वो नॉन स्टैटिस्टिकल, पर ये ऐसा मतलब बहुत घटिया मीनिंग है ये। ऑलराइट, बिकॉज नॉन स्टैटिस्टिकल में जजमेंट का यूज होता है। किसका यूज होता है? जजमेंट। ऑलराइट, सो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में बोलूंगा इट डज नॉट हैव characteristics of statistical sampling, बोलूंगा it involves
यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस. It involves use of professional judgment and experience. Done everyone? Yes sir, yes sir. Okay. So that is your statistical and non-statistical sampling. पर एक मिनट, वो सब स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल की थियरी में हम लोग बाद में जाते हैं. खाली मैंने जो मेन लाइन था वो आपको लिखा दिया है. ओके. अब ये देखो, यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. ओके, थोड़ा इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं. सैंपल सिलेक्शन मेथड्स ऐसा हेडिंग दिया है ना आपने. ओके, पर ये क्या इसके अंदर भी बहुत पॉइंट हो गए. पॉइंट नंबर 5 कर दो अलग से. पॉइंट नंबर 5 अलग से कर दो. ओके, और वहां पे क्या लिखा है आपने, स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, नाउ लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन. सबको पता है स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि एक पॉपुलेशन को वी विल डिवाइड इनटू वेरियस सब पॉपुलेशन. थोड़ा इंग्लिश अच्छा कर रहा हूं और कुछ नहीं. डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स. क्या बोलो, 5 रुपया किलो. डिवाइडिंग, ऐसा नहीं, डिवाइडिंग वन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन. डिवाइडिंग वन हेट्रोजीनियस मतलब जिसके अंदर वेराइटी है, इनटू वेरियस सब पॉपुलेशन. और ये सब पॉपुलेशन विल इन्वॉल्व वेरियस सब पॉपुलेशन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स. ऑलराइट, वेरियस सब पॉपुलेशन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स. से 3 बार क्यों लिख रहे हो. अरे भाई, कंसेप्ट समझाने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका एक्सपेंसेस का पॉपुलेशन है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया. एडमिन एक्सपेंडिचर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर के अंदर, समझो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ऑलराइट, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर. तो अब मेरे को इतना पता है कि एडमिन के अंदर मुझे सारे एडमिन की चीजें दिखेगी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंसेस ही दिखेंगे, और कैपेक्स के अंदर मुझे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही दिखेंगे. So I am dividing one population, one heterogeneous population into various subpopulation of homogeneous items. कि एटलीस्ट वो सब पॉपुलेशन के अंदर तो सिमिलर आइटम्स हो. ओके, और ये जो एक एक सब पॉपुलेशन है, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रेटा. स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3. स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप. स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप. डन एवरीवन? यस सर, यस सर. ओके, मुझे बात बताओ, समझो कि हाँ, ओवरऑल एक्सपेंसेस का जो पॉपुलेशन है उसमें 20,000 ट्रांजैक्शंस है.
जिसमें से आपने सैंपल लिया 2000 ट्रांजैक्शंस का, मतलब आपने पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया ही नहीं, डायरेक्ट 20,000 में से 2000 का सैंपल ले लिया। ऑलराइट, ओके। दूसरा, आपने एडमिन एक्सपेंस में से 300 का सैंपल लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में से 500 का सैंपल लिया, एंड आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से 200 का सैंपल लिया। ऑलराइट, टोटल कितने का लिया आपने? 1000 यूनिट्स का सैंपल लिया। Which one makes you more confident about the sample selection, the first or the second? मतलब मैजिक देखो, with less number of transactions also you are feeling more confident. All right, so we understand that this one is a better selection, correct? तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore मैं एक लाइन लिखता हूं, tell me will you agree with this line? स्ट्रैटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन क्यों करते हैं? पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या होता है? कैन आई से, एक तो स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, एक तो इट विल रेड्यूस द वेरिएबिलिटी। सर व्हाट इज दिस टू रेड्यूस द वेरिएबिलिटी? कि भाई इतना वेराइटी वाला ट्रांजैक्शन पॉपुलेशन है, तो हम लोग उसको सब पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ताकि एक सब पॉपुलेशन के अंदर एक टाइप की आइटम हो। ऑलराइट, सो टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी विद इन ईच स्ट्रेटा, हर स्ट्रेटा के अंदर तो वेरिएबिलिटी ना हो। ऑलराइट, कि हर स्ट्रेटा के अंदर, हर ग्रुप के अंदर, अभी एडमिन, अभी मैंने डिवाइड कर दिया बॉयज एंड गर्ल्स, तभी बॉयज के अंदर बॉयज होंगे ना, गर्ल्स के अंदर गर्ल्स, एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो। ऑलराइट, ओके, सो रिड्यूस द वेरिएबिलिटी विद इन ईच स्ट्रेटा। ऑलराइट, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज ऑडिट एफिशिएंसी। सर ये नहीं समझा, टेल मी, हम लोग 1000 यूनिट्स को वेरीफाई करके भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, मतलब मेरे आर्टिकल का टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा और फिर भी वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। टू इंक्रीज ऑडिट एफिशिएंसी मींस टू यूज लेस रिसोर्सेस एंड टाइम। We'll have to use less resources and time. All right, because SRQ, because it can reduce the sample size. हमारा ओवरऑल सैंपल साइज कम हो गया। ऑलराइट, लेकिन हमारा रिस्क नहीं बढ़ा, उल्टा हमको 1000 यूनिट्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। ऑलराइट, सो टू इंक्रीज ऑडिट एफिशिएंसी बिकॉज इट कैन रिड्यूस द सैंपल साइज without increasing the sampling risk. आप सोचो, मेरा सैंपल साइज कम हो रहा है, फिर भी मेरा रिस्क नहीं बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो इट कैन रिड्यूस द सैंपल साइज विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। ये सब ना प्रैक्टिकली आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। एम आई क्लियर विद दिस? इसलिए ना इसमें ऐसा नोट्स ऐसा नहीं खाली चार्ट बना के दे दिया, इस ये वाले ऐसे का ना वर्किंग नोट्स स्टाइल में नोट्स होता है। ऑलराइट, so everyone please write down this. बिकॉज अगर आप इंटरसे का मॉड्यूल देखोगे ना, इसको एकदम डेप्थ में लेके गए वो लोग, तो मुझे भी लेके जाना पड़ेगा। और एमसीक्यू के लिए फेवरेट स्टैंडर्ड है ये इनका। आधे बच्चे तो एमसीक्यू के भरोसे ही जाते हैं, आधे पूरा स्टूडेंट समाज। एक्सपेंसेस 20,000 ट्रांजैक्शंस, सैंपल 2000 ट्रांजैक्शंस, second, admin expenses 300 units, manufacturing expenses 500 units, capital expenditure 200 units.
ये जो 1000 यूनिट्स है ये बेटर सिलेक्शन है। Therefore, objective or purpose of stratification is to reduce variability within each strata कब एटलीस्ट एक पॉपुलेशन के अंदर तो सब पॉपुलेशन के अंदर तो वही आइटम्स हो, टू रेड्यूस वेरिएबिलिटी विद इन ईच स्ट्रैटा। टू इंक्रीज ऑडिट एफिशिएंसी। To increase audit efficiency. यानी to use less resources and time. Because it can reduce the sample size without increasing the sampling risk. It can reduce the sample size without increasing the sampling risk. Done? Without increasing the sampling risk. ओके, अब सुनो, स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है, हाउ। दो तरीके हैं स्ट्रैटिफिकेशन करने का। एक तो स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनिटरी वैल्यू। सर ये क्या लिख रहे हो, सुनो, ये आपने किया हुआ है बचपन में, और बचपन का प्यार तो भूल नहीं जाना दे। ऑलराइट, ये किया है आपने, स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनिटरी वैल्यू। एक्सपेंसेस वो नहीं क्या करते आप, ये 0 to 10 lakh, 10 lakh to 20 lakh, 20 lakh to 30 lakh, 30 lakh to 40 lakh, अरे ये होता है ना। फिर इसके अंदर जो भी है, सपोज इसके अंदर 1000 यूनिट्स है, इसके अंदर 2000 यूनिट्स हैं, इसके अंदर 3000 यूनिट्स हैं, इसके अंदर 4000 यूनिट्स हैं, टोटल 10,000 यूनिट्स हैं। फिर इसमें से हम सैंपल निकालेंगे, इसमें से 50 का सैंपल लिया, इसमें से 100 का सैंपल लिया, इसमें से 150 का सैंपल लिया, इसमें से 200 का सैंपल लिया। तो पहले मैंने जो डिवाइड किया वो कौन से बेसिस पे किया, पैसों के हिसाब से। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनिटरी वैल्यू। अब जैसे मैं लिखता हूं ना स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनिटरी वैल्यू, बच्चे बोलते सर एक मिनट अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। ऑलराइट, ये ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको रणबीर कपूर और रणवीर सिंह सेम ही लगता है। ऑलराइट, ये तो वही हुआ ना। खाली मॉनिटरी वर्ड एक कॉमन क्या आ गया, जमीन आसमान का फर्क है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, 19 और 99 का फर्क है इसमें। देखो मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में तो क्या होता है, मैं डिवाइड थोड़ी कर रहा हूं पॉपुलेशन को। ऑलराइट, मैं तो सीधा अमाउंट के हिसाब से उसका सिलेक्शन चांस है, सीधा अमाउंट के हिसाब से उसका सिलेक्शन चांस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं तो कुछ डिवाइड ही नहीं कर रहा हूं। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, कोई कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है ये। ओके, दूसरा होता है स्ट्रैटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रैटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल
मैंने एक्सपेंसेस को डिवाइड किया इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने पैसों के हिसाब से डिवाइड नहीं किया, कैसे डिवाइड किया? बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड किया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड अदर ट्रांजैक्शन, यानी अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगेन मैंने कैसे डिवाइड किया? बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट। तो दो तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एक स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनेटरी वैल्यू और दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट ऑन एवरीवन। कि स्ट्रैटिफिकेशन होता कैसे है? एक स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनेटरी वैल्यू एंड दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनेटरी वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए तो बताना भाई। हाँ बोलना। हाँ, और इसके बाद भी अगर तुझे और मॉनेटरी में डालना कर सकता है डिवाइड। तो देख तुझे ग्रुप्स कितने बनाने हैं ना, वो तेरा जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। ओके। तो घर वो नहीं होते तुम लोग के फ्रेंड्स अभी V10 फिर उसके बाद V5 अपन दोनों का लेकिन अलग है V3 अरे वो तो कितना ग्रुप बनाना है आपके ऊपर कितने हैं और ऐसे ओके। इधर देखो, अभी इधर देखो, इधर देखो। टेल मी, अगर हमने पॉपुलेशन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, स्ट्रैटा 1, स्ट्रैटा 2, स्ट्रैटा 3 एंड स्ट्रैटा 4। स्ट्रैटा 1 में से जो सैंपल निकाला उसको मैं सैंपल 1 बोल देता हूं, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4। ओके। सैंपल 1 में से कुछ हमको रिजल्ट्स मिले होंगे, तो क्या सही है क्या गलत है, तो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4। टेल मी, कैन आई से रिजल्ट 1 के बेसिस पे मैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल सकता हूं? यस और नो सर? नो। रिजल्ट 1 के बेसिस पे मुझे सिर्फ किसका कंक्लूजन मिलेगा? स्ट्रैटा 1। ऑलराइट। ओके। यहां से स्ट्रैटा 2 का कंक्लूजन मिलेगा, सिमिलरली यहां से स्ट्रैटा 3 का कंक्लूजन मिलेगा और यहां से स्ट्रैटा 4 का कंक्लूजन मिलेगा। सारे कंक्लूजन को नंबर दे देता हूं मैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3 एंड कंक्लूजन 4। पॉपुलेशन का कहना है इसे मुझे कंक्लूजन 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चार कंक्लूजन मिलाकर देखने पड़ेंगे, तब भी जाके पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन मिलेगा। यस और नो सर? हाँ, ये ऐसा समझ में आता है, लेकिन जब ऐसा कुछ लाइन आता है ना, results of audit procedures applied to a sample of items within a stratum can only be projected to the items that make up that stratum। तो फट जाती है ये क्या बोला है कि एक स्ट्रैटम के रिजल्ट सिर्फ वो स्ट्रैटम पे अप्लाई हो सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन पे नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। राइट नाउ प्लीज एवरीवन। इसको आपको हेडिंग देना है ना, तो ऐसा रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग है।
जूम में कुछ समझ रहा है भाई? यस यस, ओके। टेक्निकल टॉपिक है, पर जिनको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं ना उनके लिए दिस गुड। जो खाली कोड वर्ड बायट वाले हैं तो उनको तो ये वो लोग अभी से ऑप्शन में छोड़ देंगे। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें से, कभी कभी 3-4 एमसीक्यू आ जाता है, ऐसा पूरा एक केस स्टडी आ जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो समझो तुम ये अगर ये ऑप्शन में छोड़ के गए हो और इसी में से केस स्टडी आया एमसीक्यू में, 8-10 मार्क का कुछ तो हो गया, तो क्या करने का, वो जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा ना उसका जो टीचर रहेंगे, जो वहाँ पे ऑफिस बॉय रहेंगे, उनसे अच्छा रिलेशन बना लेने का, क्योंकि पता चल ही जाता है ना कि नेक्स्ट टाइम आना ही है। इसलिए एटलीस्ट क्या नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा रॉयल ट्रीटमेंट तो मिले। सर इतना सुना हूं मैं था, पढ़ लेंगे हम लोग, सरकाज़म एट इट्स पीक। तो आजू बाजू के सब सेंटर में जाके जूस वूस पिला के आए। हाँ बोल बोल और बोल। ये केजरीवाल टाइप बच्चे मेरे को बहुत पसंद होते हैं, जो बोला उसका कुछ तो उल्टा बोल लेंगे। ओके, मजा आता है, तुम लोग की वजह से टीआरपी हाई रहता है, कुछ कंटेंट तो मिलता है। डन। अब आप जब लाइंस देखोगे ना, अब आप जब एक्चुअली आप ये सब लाइंस देखोगे ना, आपको समझेगा ये लोग बोल क्या रहे हैं। लुक एट दिस, एक बार रीड करते हैं। आई होप इतना प्रैक्टिकली समझाएंगे, शायद समझ पाए, ना आए तो बोल देना। स्ट्रैटिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इंप्रूव्स। हाँ पर ये बीकॉम वाला एफिशिएंसी नहीं है, समझे ना, एक्चुअल समझा ना कैसे इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ऑडिट एफिशिएंसी में बी इंप्रूव्ड इफ ऑडिटर स्ट्रैटिफाइज अ पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू, ए टोपी, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, फटी ना इसलिए ध्यान दे। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट, सेपरेट। सो डिवाइडिंग पॉपुलेशन, मैं वही बोल रहा हूं, एक एक शब्द के पीछे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये वाला ऐसे ऐसा है इसलिए। ऑलराइट, डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट यानी सेपरेट सब पॉपुलेशन विच हैव एन, हाँ मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटर रिजल्ट्स विथ रिड्यूस्ड सैंपल साइज, जैसे किसी का मार्केटिंग है, दोस्तों स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, कम सैंपल में भी बढ़िया रिजल्ट आते हैं दोस्तों। लुक एट दिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रैटम। अब लास्ट लाइन देखो, दिमाग में जाना चाहिए, अलाउज सैंपल साइज टू बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग सैंपलिंग रिस्क। ओके, नेक्स्ट स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनेटरी वैल्यू, इधर देखो तो, स्ट्रैटिफिकेशन बाय मॉनेटरी वैल्यू एंड स्ट्रैटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। When performing test of details, population is often stratified by monetary value. This allows greater audit effort to be directed to larger value items. इधर देखो, stratification by characteristics. Population may be stratified according to a particular characteristics that indicates high risk. ऐसे मैंने कैसे किया, related party transactions and unrelated party transactions, ऐसा इन्होंने कैसे किया है। For example, when testing the allowance for doubtful accounts in the valuation of accounts receivable, balances may be stratified by what is age, 0 to 3 months, 3 months to 6 months, इसको बोलते हैं एज, कितने टाइम से कौन सा डेटर पेंडिंग है उसको बोलते हैं एज। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्ट्स, the results of audit procedures applied to a sample of items within a stratum can only be projected to the items that make up that stratum and not the entire population. Results of sample from a stratum, bolo, results of sample from a stratum can be projected only to that stratum and not to the entire population. All right, and not to the entire population. तो यहाँ पे ना आप लिख दो, read with notes or else you will die.
ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. ओके, व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स. अच्छा, वैल्यू वेटेड मैंने ऑलरेडी समझा दिया है. अमाउंट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से वेटेज, वैल्यू के हिसाब से वेटेज. अकाउंट्स विथ लार्जर अमाउंट्स विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन. ये अगर आप नोट्स में मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग देखोगे तो समझेगा. When performing test of details, it may be efficient to identify sampling unit as individual monetary units that make up the population. एक मिनट आराम से, ऐसे घुमाने का नहीं, आराम से. When performing test of details, it may be मतलब आपका एफर्ट कम हो सकता है. टू आइडेंटिफाई सैम्पलिंग यूनिट, यानी पॉपुलेशन के अंदर हर एक यूनिट जो है उसको हम लोग कैसे देखेंगे? एज इंडिविजुअल मीन्स कौन सा एंगल से देखेंगे? सिर्फ मॉनेटरी एंगल से. कौन सा एंगल से? मॉनेटरी एंगल से. एम आई क्लियर विद दिस? वन मोर टाइम. तो अपना वो ऐसा होता है, पेज का लास्ट लाइन होता है तो जाने देते हैं हम लोग. मजा आता है कि एक पेज खत्म हुआ है. मत रुको. दिस वन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इट में बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई सैम्पलिंग यूनिट एज इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन. ऑलराइट, having selected specific monetary units from within the population. वो जो मैंने करके दिखाया, इधर देखो, एक मिनट, क्या है इधर देखो. हाँ, वेरी गुड, चलो थैंक यू. एक तो अकेले तू हाँ बोलते तो सॉरी है बोलना, ना तू भी बंद हो जाएगा तो और कौन बोलेगा. और इधर देख, तो ये रहा, ये लेटर ए है ना, ये लेटर बी, सी एंड डी. सिलेक्ट सारे होते हैं लेकिन सी में से सबसे कम सिलेक्ट होंगे. वैसे भी सी कम ही सिलेक्ट होनी चाहिए. लुक एट दिस. Having selected specific monetary units from within the population, auditor may then examine particular items that contain those monetary units. फिर क्या होता है पता है? सुनो ना, सपोज ए सिलेक्ट हुआ, ए में से कितने आने वाले? 20. कौन से 20? 20, अरे 20,000 में 100 ट्रांजेक्शन होंगे. ऑलराइट, कौन से 20? कोई भी 20 नहीं होंगे. ये 20,000 के अंदर भी एनालिसिस होगा. ऑलराइट, और उसमें से वही 20 आएंगे जो थोड़े हायर वैल्यू है. अधिकारी में पॉइंट, यस और नो सर, तब उनका चांस थोड़ा ज्यादा होगा. इसलिए लोग बोल रहे हैं, इधर देखो जरा बेवड़ो, ध्यान से देखो. हैविंग सिलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनेटरी यूनिट्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस, एग्जांपल लेट अस से डेटर ए. तो उसमें फिर इंडिविजुअल बैलेंसेस का भी फर्दर एनालिसिस होता है कि इसके अंदर से क्या सिलेक्ट करना है. अंडरस्टूड? ओके. सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है ये अप्रोच का? कि ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टू, हमारा पूरा एफर्ट कहां पे डायरेक्टेड होता है? जहां फिगर दिखा वहां भागोगे. ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टू लार्जर वैल्यू आइटम्स बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन विच कैन रिजल्ट इन स्मॉलर सैंपल साइजेस. अब सुनो, मैं जब स्टूडेंट था ना, मेरे को याद है मेरी भी फटती थी ये ऐसे को लेकर कि इसमें हर एक लाइन इतना कैसे टेक्निकल है. तो मैं क्या करता था, समझ लेता था सब कुछ, बाय हार्ट तो होता ही नहीं था सब कुछ. देखो अभी मैं प्रोफेसर हूँ, दिन रात एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए हीरोगिरी करते हैं हम लोग, ऐसे कैसे नहीं आता इसमें, और ये सब्जेक्ट में क्या है, क्यों नहीं आया? अरे भाई तुम्हारे पास 6, 7, 8 सब्जेक्ट है, समझ में. अरे ओके, बच्चा डिलीवर हो उसके पहले तो तुम्हारा एग्जाम आ जाता है. सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. करेक्ट. तो मैं क्या बोलता हूं कि इसके अंदर ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो तुमको 2 पॉइंट ऐसे याद रख लो जो तुमको लगता है ये आएगा, इतना मैं लिख पाएगा. तो ये ना, ये सारे कंसेप्ट है ना 3-3 मार्क के ऊपर नहीं आएंगे. ऑलराइट, तो अगर आपके 2 लाइन टैली हो जाएंगे ना, 2 लाइन प्रॉपर, तो 2 मार्क आ जाएंगे. सिमिलरली वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में अगर समझो पहला वाला लाइन अच्छा लगा, ऑलराइट, इट विल आइडेंटिफाई सैंपलिंग यूनिट एज इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट. दूसरा लाइन में दिमाग खराब हो गया, और तीसरा लाइन अच्छा लगा कि ऑडिट एफर्ट विल बी डायरेक्टेड टू लार्जर, तो तुम पहला और तीसरा याद रख लो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. सो डोंट मेमोराइज ऑल पॉइंट्स.
ये मैं इधर ये वाले पेज पे क्यों लिख रहा हूँ पता है? बिकॉज इधर ही मेरे को एग्जैक्टली पता है कि जब तुम ये ऐसे चालू करोगे ना तो थोड़ा एक्साइटिंग में चालू करेंगे, चलो आज पढ़ते हैं, फिर यहाँ तक आते आते डिप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टिप लिखा होगा, डोंट मेमोराइज ऑल पॉइंट्स, सिलेक्ट 2 पॉइंट्स फ्रॉम ईच कंसेप्ट। सर समझो 2 लाइन का भी प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आओ, मेरे पास काफी सारे अलग अलग जॉब है जिसमें इज्जत नहीं है पर पैसा मिलेगा, वो काम कर लेते फिर। तो ये मत बोलना कि सर 2 लाइन भी अभी याद नहीं रहा तो। देखो ये आपका ये स्कूल का कोई ईवीएस वाला सब्जेक्ट तो नहीं है, एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, मेरा भी 100 मार्क का है ना भाई, इज्जत है थोड़ा सब्जेक्ट। ओके डन। यस, मैं ना यही टेक्निक यूज करता था, जैसे अभी तुम लोग का भी ऐसा ऑडिट सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा ऑडिट सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ये होता है, फिर एसएम सब्जेक्ट में होता है, उसमें ऐसा लगता है हर कंसेप्ट एक ही जैसा है। इसमें भी ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ चीजें रिपीट हो रही है। तो मेरे में ना ऐसा फाइनेंस में एक सब्जेक्ट था इसका करके, जो इसका उसका किसी का भी नहीं था।